जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राजस्थान की टीम को। सतीश पूनिया को मैंने खड़ा किया है और मैंने इनको जिताने की जिम्मेदारी। नमस्कार, फोकस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता नरूका। आज हमारे साथ है राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। सतीश जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपका और अमित शाह जी का 56वां जन्मदिन है और पार्टी इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, मुझसे 2 दिन बड़े हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन और बड़े काम भी किए और मैं उनकी दृढ़ता के लिए, उनकी नीतियों के लिए उनका अनुसरण करता हूं। तो मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज़ादी के बाद जो बड़े फैसले हुए, आर्टिकल 370, 35A, ट्रिपल तलाक, श्री राम जन्मभूमि, तो वो उनके खाते में लिखे जाएंगे। मैं बचपन में, क्योंकि गांव में पैदा हुआ और छोटे कस्बे में था, तो जन्मदिन बहुत उस तरीके से आदत में भी नहीं था और जब शहर में आया, यहाँ देखा लोगों को, धीरे धीरे समाज राजनीति में काम करता था, तो बेशक खुद मत मनाओ, लेकिन कार्यकर्ता नेता के पीछे लग के उसको प्रेरित करते हैं। लेकिन जब समझ आई तो इतना ही समझ पाया कि बेशक किसी के लिए खुशी का अवसर है, पर इसको राजनीतिक तौर पर इसके संदेश भी दिए जा सकते हैं। और इसलिए हमारी पार्टी ने भी, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजनीति केवल नारों की नहीं और सरोकारों की हो, इसलिए व्यक्ति समाज में उदाहरण बन सकता है जी। तो मुझे खुशी है कि बहुत बरसों से कार्यकर्ता मेरा जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन सेवा के कामों के माध्यम से, रक्तदान, वृक्षारोपण, जो दिव्यांग हैं उनको ट्राइसिकल, इस तरीके के तमाम जो चीज़ें उपक्रम। इस बार 1 लाख कार्यकर्ताओं ने रक्तदान के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया और 11 लाख पौधों का संकल्प भी लिया है। और उसके अलावा आपके जो 56 जो जन्मदिन है 56वां, तो 56 सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। तो ये विचार कैसे आया, इसके पीछे धारणा क्या है, विचार क्या है? देखिए, लोग राजनीति को प्रोफेशन कहते होंगे, लेकिन हमें ये सिखाया है कि राजनीति सेवा का माध्यम है जी। और इसलिए मैं देखता था कि कोरोना के पूरे कालखंड में उससे मुझे इंस्पायरेशन मिला कि हमारी पार्टी के लोगों ने अपील की और लाखों कार्यकर्ता देश में जुटे, प्रदेश में जुटे। और यही कारण है कि उस पूरी व्रति ने, उस पूरे काम ने हमें एक ऊर्जा दी, उत्साह दिया जी। और उसी से प्रेरणा मिली कि ऐसे बहुत लोग हैं जो महामारी के अलावा भी जिनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने दिव्यांगों का जिक्र किया, मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर मेरे क्षेत्र के जो दिव्यांग हैं, कोई चाय वाला है, कोई खोमचे वाला है, जिनको स्कूटी की आवश्यकता होती है जी। सरकार का प्रावधान नहीं है और है तो बहुत टिपिकल है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ डोनर्स से मिलके उनको हम लोग स्कूटी की व्यवस्था करवाते हैं। और आज वो लोग, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आनंद के साथ अपना काम करते हैं। इसी तरीके से कुष्ठ आश्रम है, उन तक लोग केवल मकर संक्रांति पे या कोई विशेष अवसरों पे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बच्चों के लिए कुछ किया जा सकता है, जो बीमार हैं उनके लिए कुछ किया जा सकता है। जैसे हमने उन 56 कामों में कैंसर का डिटेक्शन ये भी किया। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पैरों में चप्पलें नहीं होती होंगी, बहुत लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते होंगे। तो एक समग्रता लिए हुए हमने ये विचार किया। इससे राजनीति के आदमी को समाज के लोग देखते हैं और समाज में राजनीति का व्यक्ति जो करता है उसका अनुसरण करते हैं। तो हम जब तक खुद उदाहरण नहीं बनेंगे तो समाज आगे चलेगा कैसे, सोचेगा कैसे। तो इसलिए ये विचार मित्रों के माध्यम से ही आया, क्योंकि रक्तदान की तो परंपरा अब चल पड़ी जी। राजनेताओं के जन्मदिन पे बड़ी संख्या में रक्तदान होता है और उसका लाभ भी होता है जी। वृक्षारोपण मुझे लगता है कि अभी भी
उतना व्यापक अभियान नहीं बन पाया। आवश्यकता लगती है, नारे भी लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वेद पुराणों में कहा गया कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है, यानी इतनी बड़ी महिमा है जी। और आज जो संकट है, तो रक्तदान के बाद का जो बड़ा एक मुझे लगता है उपक्रम है वो वृक्षारोपण ही है। हमने एक प्रयोग किया था मेरे 53वें जन्मदिन पे जी। हम लोगों ने 53,000 पेड़ लगाए। उसका एक हमें लाभ मिला, दिखा समाज में भी, जिसमें बहुत नौजवान महिलाएं ये शरीक हुई और इसलिए उसको अब हम लोगों ने 11 लाख प्रदेश में, जहां हमारा अपना पार्टी का नेटवर्क है, कुछ NGOs हैं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, उनका सबका सहयोग लेंगे। तो हेतु यही है कि जो लोग मुझे अध्यक्ष के तौर पर मेरे कार्यकर्ता अनुसरण करते हैं वो इससे सीख लें कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक कामों की भी महत्ता है। विजयदशमी के दिन आपको पदभार ग्रहण के हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। इस दरमियान आपके बीच आपके लिए क्या परिस्थितियां रही और आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये? देखिए, मैं वैसे तो संगठन का आदमी हूं और सौभाग्य से मुझे पिछली बार पार्टी ने टिकट दिया और मैं एक विधायक बना। जी। तो बेशक जनप्रतिनिधि के तौर पर ये मेरा पहला अवसर था, लेकिन संगठनात्मक तौर पर मेरा एक लंबा अनुभव भी था और मैंने बड़ा लंबा काम किया, युवा मोर्चा, फिर पार्टी में भी, उससे पहले छात्र राजनीति में एक लंबा काम किया। तो ये तो ठीक है कि मैं काम करता था, पर मैंने ये कल्पना नहीं करी थी, क्योंकि मैं बहुत एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, साधारण परिवार में हुआ। जी। इतनी बड़ी पार्टी में मुझे इतना सम्मान मिलेगा ये नहीं सोचा था। जी। मेरे लिए ये आनंद भी था और चुनौती भी थी। जी। आनंद इसलिए था कि एक आत्मगौरव था कि मैं बहुत ज़मीनी तौर पर काम करता था। पार्टी ने बिना किसी हिचक के और बिना किसी जाति बंधन के या किसी दूसरे समीकरण के मुझे कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने स्थापित किया। जी। लेकिन इसलिए एक आत्मगौरव भी था, पर चुनौती ये भी थी कि इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा संगठन, तो मुखिया के तौर पर जब व्यक्ति फैसला करने वाली जगह होता है तो चुनौतियाँ होती हैं। जी। लेकिन क्योंकि एक परंपरागत रूप से अनुभव लंबा था, संगठन का मुझे एक आशीर्वाद था, मुझे एक संबल था, सपोर्ट था, तो लेकिन बड़ा प्रदेश और हम लोग विपक्ष में हैं। जी। तो जैसी अपेक्षा सत्ता से होती है उससे कहीं ज़्यादा अपेक्षा जनता की विपक्ष से भी होती है। जी। दूसरा, धीरे धीरे हमारी एक संख्या बढ़ती चली गई। पहले हम लोग बहुत छोटे दायरे में थे, अब हर गांव में, ग्राम में, बस्ती में भारतीय जनता पार्टी सब जगह व्यापक हुई है। अब 69 लाख कार्यकर्ता हैं। इतनी बड़ी फौज को और लीड करना ये अपने आप में चुनौती थी। जी। फिर राजनीति महत्वाकांक्षाओं का खेल है कि आप कैसे लोगों को तुष्ट करेंगे, ये बड़ी चुनौती थी। मेरे लिए ज़्यादा इसलिए थी कि मेरा इतने वर्षों में, लगभग 35-40 वर्ष में, चूल्हे तक का संपर्क था। जी। तो मैं अपने व्यक्तिगत समर्थक, शुभचिंतक, पार्टी के लोग, कैडर के लोग, उनको कैसे संतुष्ट करूंगा, ये एक मन में आशंका थी। तो लेकिन ईश्वर की कृपा रही और कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। आश्चर्यजनक रूप से जनता का भी जन समर्थन काफ़ी बड़े व्यापक तरीके से मिला। एक वर्ष में मैंने बहुत सीखा और बहुत किया भी, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, मैं कह सकता हूं कि मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी और एक वर्ष में ईमानदारी से, निष्ठा से मैंने उसको पूरा किया। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, चूरू जिले के एक छोटे से गांव से आप निकल के जयपुर शहर में आए और इतनी बड़ी, देश की इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा, उसके आप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बने। कभी क्या आपने सोचा था? नहीं, मैंने बताया ना कि मुझे ध्यान है कि मैं 1982 में जयपुर के रेलवे स्टेशन पे उतरा था। जी। गांव से आया तो मुझे उस समय कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा। जी। जैसे गांव से शहर में आने वाले किसी भी स्टूडेंट की इच्छा होती है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो मैं आया तो डॉक्टर बनने था। जी। लेकिन क्योंकि बहुत लंबी बात, पुरानी बात हुई 30 वर्षों पहले की, विद्यार्थियों की स्थिति, उस समय की हालात और गांव से आने के बाद में जो आर्थिक, सामाजिक और ज़रूरतों की जो चीज़ें चुनौतीपूर्ण होती हैं, जो एक संघर्ष होता है। जी। लेकिन मैं कॉलेज के दिनों में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है। जी। उस दौरान पढ़ाई के साथ साथ ये देखा कि हमारी समाज में भी अहमियत है, और धीरे धीरे स्टूडेंट एक्टिविटी में शामिल होता चला गया। और फिर मुझे 1992 में पार्टी ने युवा मोर्चे में शामिल किया। फिर मैं पार्टी में आया,
लेकिन तब तक भी मन में ये नहीं था कि मुझे पार्टी इतना बड़ा सम्मान देगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, तो मेरे लिए और पूरे परिवार, समाज, मित्र, शुभचिंतक सबके लिए एक बड़ी बात थी कि मुझे इतनी बड़ी पार्टी में और इतनी अहमियत मिली, इतना सम्मान मिला। तो वास्तव में इतना नहीं सोचा था कि पार्टी मुझे इतना सम्मान देगी, एक साधारण से परिवार के, साधारण गांव के और इस तरीके के विद्यार्थी। आपके लिए हमारे पास एक मैसेज है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। बेटा, आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद, खूब तरक्की करो। मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। जैसा कि हमें मालूम चला है कि आप माँ से आपका गहरा लगाव है, जुड़ाव है, और जब भी आप प्रदेश के दौरे पे भी जाते हैं तो माँ का आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाते, क्या कहेंगे? देखिए, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। और एक, जैसे मैं अपने संघर्ष की बात करता हूँ, तो इन्होंने तो बहुत विकट संघर्ष देखा है जी। कि संयुक्त परिवार, फिर उस परिवार में केवल मेरा परिवार ऐसा था कि जो थोड़ा अपेक्षाकृत पढ़ा लिखा और कस्बे में आ गया था, लेकिन कस्बे में गांव से आने वाले परिवार के लोग, उनका पोषण करना, उनकी पढ़ाई, ये सब चीज़ें, तो उन्होंने बचपन से ही जिस तरीके से जो हम लोगों का संरक्षण किया जी। और क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक परिवार था, इस वजह से जिम्मेवारियां भी बहुत थी। जीवन में दो बड़ी घटनाएं हुई कि एक तो मेरे जो बड़े भाई थे मुझसे, जो जयपुर छोड़ने आए 1982 में जी, उनका देहांत हुआ, और 1987 में पिताजी का स्वर्गवास हुआ। मेरे लिए, माताजी के लिए उससे बड़ा कठिन समय नहीं हो सकता था, पर फिर भी उन्होंने बड़ी हिम्मत और मजबूती के साथ हम लोगों को एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट रखा, संबल रखा। उनको देखता था कि माताजी ने कितनी विकट परिस्थिति में किस तरीके से बेटा चला जाए, पति चला जाए जी। तो उसके बाद भी और माताजी ने हिम्मत नहीं हारी। तो ये जितना हौसला है, हिम्मत है, और जो पब्लिक डीलिंग है, जो लोगों के बीच में आचरण है, वो सब माताजी से सीखा। इसलिए मैं, ये तो दुर्भाग्य था कि कॉलेज के दिनों में पिताजी चले गए जी, लेकिन माताजी की उपस्थिति आज बहुत ऊर्जा देती है। आप जब राजनीति में आए तो मतलब माताजी का आपके प्रति क्या रुझान था, मतलब उन्होंने कैसे इसको देखा आपके राजनीति के क्षेत्र को? देखिए, मैं, जैसे मैंने कहा कि पिताजी भी एक वहाँ स्थानीय स्तर की राजनीति, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे आपके? ताऊ जी स्वतंत्रता सेनानी थे और पिताजी राजनीति में थे, स्थानीय स्तर की राजनीति जी। तो लोकल पॉलिटिक्स में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो विचलित करते थे परिवार को जी। माताजी को भी करते थे। तो कभी उन्होंने आपको रोकना चाहा या कहा कि नहीं इसी में आगे बढ़िए? नहीं, ऐसा कभी चर्चा में तो मैं इसको क्या कहूँ, सौभाग्यशाली हूँ या, लेकिन मुझे परिवार के लोगों ने किसी काम को करने से रोका नहीं जी। ये बात अलग है कि उनको बाद में कुछ मेरे कामों से यूँ तकलीफ होती थी। उदाहरण के तौर पे मैं कार सेवा में चला गया जी। माताजी को तब पता लगा कि मैं कार सेवा से वापस आ गया तो उनको बड़ा भय लगता था। मैंने कहा इसको, इनको बता के जाऊँगा तकलीफ होगी जी। वहाँ गोलियाँ चली, सारे काम हुए, तो बाद में रोई जी, क्योंकि आने के बाद बताया कि बेटा तू तो ऐसी जगह चला गया जी। लेकिन कभी उन्होंने मुझसे शिकायत नहीं करी और माताजी और पिताजी दोनों ने जी मुझे इस मामले में कोई दबाव नहीं दिया कि मुझे कोई विशेष काम करना है। मेरी इच्छा थी, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काम करता था, तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ होता था जी। एक मैसेज और है हमारे पास आपके लिए। आपका ये सरल और सहज व्यक्तित्व मुझे बहुत पसंद है और आप अपनी पार्टी के साथ साथ अपने परिवार का भी उतना ही ध्यान रखते हो। आपका ये साथ है हमेशा बना रहे। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे आप इस पे? एक मैसेज और है फिर। हेलो पापा, आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हैं, एक दोस्त हैं, एक टीचर हैं। आपके बारे में जितना भी कहूँ वो बहुत कम है। हम दोनों के लिए आप सब कुछ हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाप और बेटी का रिश्ता हमेशा अलग बताया जाता है और आपने इस रिश्ते को और ज़्यादा स्पेशल और सबसे अलग बना के रखा है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस।
हैप्पी बर्थडे पापा। आप परिवार को समय कैसे निकाल पाते इतनी व्यस्तता के बीच, क्या कहेंगे? पत्नी की शुभकामनाएं तो एक जो सामाजिक और नैतिक बंधन है, और बच्चे इसलिए चंपी करते हैं कि उनको खर्चा चाहिए होता है जी, तो इसलिए वो मेरे से खुश होंगे, स्वाभाविक की बात है। मैं एक परिस्थिति वश में मेरी शादी हुई थी जी, जो मैंने जिक्र किया कि मेरे भाई का देहांत हुआ जी, 82 में, उनकी सगाई इनसे हो गई थी। हमारे किसान परिवारों में एक परिपाटी और परंपरा होती है कि रिश्तों को घर में ही रखते हैं, तो परिवार का समाज का दबाव तो मैं उस समय पड़ता ही था जी, और वो मेरी उम्र और मेरी समझ भी नहीं थी और परिस्थिति नहीं थी कि मुझे लगता था मुझे पढ़ना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। जी, और हम लोग परिवार के पुरखों का, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनका आदेश था पिताजी का, सब लोगों का, परिवार के लोगों का, तो मैंने उसको स्वीकार किया। जी, हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला था जी, किसी कॉलेज के स्टूडेंट को शादी के लिए आप कहो, लेकिन उस चीज़ को भी निभाते निभाते, और क्योंकि साधारण परिवारों की साधारण परिस्थितियाँ होती हैं, मैं तो यहाँ पढ़ता था, ये लोग वहाँ रहते थे, फिर इनकी नौकरी लग गई थी, बच्चों को वहीं गांव में परवरिश करती थी, मैं यहाँ पार्टी का काम करता था, पूरे प्रदेश में घूमता था। जी, तो मन में थोड़ी तकलीफ तो होती थी कि परिवार कहीं, मैं कहाँ घूम रहा हूँ। तो पीछे से परिवार को इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, बच्चों को काबिल बनाया। एक समय जब बाद में आया तो जब मुझे लगा कि अब परिवार को शिफ्ट करना चाहिए, तो हम लोग बच्चों को मैं लेके आया। जी, पर मेरी दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक लोगों के लिए, पार्टी के लिए ही थी। तो धीरे धीरे इस चीज़ को समझते हुए कि परिवार के अपने इमोशंस हैं, अपनी भावनाएं हैं, जी, और मुझे लगता है कि बेशक मैं अपने लिए समय नहीं दे पाता हूँ, पर मुझे परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जी, तो मैंने उसी एक भाव से बच्चों के लिए, परिवार के लिए जितना जायज़ समय था, जितना इन्होंने मांगा, मैंने उसको दिया। जी। आपको पढ़ने लिखने का शौक़ है और हमने देखा है कि आपने जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, चाहे मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बात करूं, उनको भी आपने संघ से जुड़ी किताब भेंट करी और प्रधानमंत्री जी को आपने राजस्थान की किताब भेंट करी। तो जो आपका ये पढ़ने लिखने का शौक़ है, एक तो इतनी व्यस्तता के बीच आप कैसे कर पाते हैं, और जो ये किताब भेंट करने का एक विचार, एक अद्भुत विचार है मेरे मायने में, तो इस पर क्या कहेंगे? पढ़ने का मुझे स्कूल के दिनों से शौक़ है। मैं स्कूल से भी छुट्टी के बाद भी मेरे गांव में लाइब्रेरी थी, वहाँ अक्सर जाता था। जी। और साहित्य पढ़ने का ज़्यादा था, इसलिए मैंने उस समय के ज़माने के जो पुराने साहित्यकार थे, मुंशी प्रेमचंद, शरदचंद, इन सबको पढ़ा मैंने। कुछ जीवनियाँ थी गांधी जी की, नेहरू जी की, और इस तरीके से लगभग उन दिनों में काफ़ी मैंने पढ़ा, एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जी। कॉलेज में था तो भी उसको पूर्ति में कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे जब पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया, थोड़ा मुश्किल होता चला गया, फिर इस पॉलिटिक्स में थोड़ा, लेकिन वो शौक़ था, इसलिए कहीं न कहीं समय किसी न किसी रूप में निकल जाता था। ट्रेन में निकलता था या कहीं किसी जगह, दूसरी जगह जाते थे तो रुकते थे, वहाँ किताबें साथ में होती थी। जी। तो अभी ज़रूर थोड़ा कठिन है कि एक तो डिजिटल वो हो गया सारा कुछ, तो बड़ा मुश्किल होता है। जी। लेकिन फिर भी मैं किताबें रखता हूँ, मेरी अपनी छोटी अच्छी लाइब्रेरी है, और जब अवसर मिलता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। जी। किताबें मुझे लगता है कि कहते भी इंसान की सबसे बड़ी दोस्त होती है। बिल्कुल। अभी भी किताबों की महिमा खत्म नहीं हुई है, उसकी प्रासंगिकता है। जी। तो समय कितना भी बदले, लेकिन जैसा आपने कहा कि किताबें इंसान की दोस्त हैं, मित्र हैं, यकीनन ये बात सही है, क्योंकि जब आप किसी परिस्थिति में होते हैं जी। तो ऐसी कोई भी पुस्तक आपका मनोबल बढ़ा सकती है। जब आप निराशा में होते हैं तो कोई भी पुस्तक आपको ताकत देती है, ऊर्जा देती है। जब आपको कुछ दृष्टि चाहिए तो विज़न भी बुक किताब देती है। जी। तो इसलिए मैंने ये सोच के कि लोग बुकें ले जाते हैं या कोई दूसरा कुछ किसी तरीके गिफ्ट लेते हैं, तो मुझे लगा कि संदेश देने के लिए पुस्तक से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आपकी प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात हुई थी जब आपने किताब भेंट करी थी, उससे जुड़ा कोई आप वाकया हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? क्या बातचीत रही आपकी? देखिए, बातें तो खूब थी जी। पॉलिटिकल व्यक्ति जो बात करते हैं तो, लेकिन राजस्थान से जुड़े मुद्दों को लेकर मेरे लिए जो बड़ा ताजुब था, जी। जो अभी तक मैंने किसी को कहा नहीं, जी। मैं जब एंटर हुआ जी तो उनके पैर छूने के लिए झुका तो उन्होंने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया। अच्छा। और उनका जो कथन था जी,
वो आज भी मेरी स्मृति में है, गूंजता है और हर किसी न किसी इवेंट पे याद आता है जी। उन्होंने जो कहा मेरे लिए बड़ा एक रोमांच था। उन्होंने कहा कि हम ज़मीनी लोग हैं जी, झुकने के लिए नहीं, हमें उठना है जी। मेरे लिए ये शब्द बहुत मायने रखता है। जी, आप एबीवीपी से जुड़े रहे और आपका एक संघर्ष रहा और जो अब तक का सफ़र रहा उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मिला जुला था, जैसे मैंने बताया कि गांव से आया, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, लेकिन मैं आज भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं तो जो कॉलेज के ज़माने में कॉलेज में सीखा, एबीवीपी के माध्यम से सीखा, विश्वविद्यालय में सीखा, जो संघर्ष, आंदोलन, रचना और कामों की विविधता जी, उन सब ने, क्योंकि विद्यार्थी परिषद संघ के अनुसांगिक संगठन का साथ होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जी। पूरे देश में घूमने का मौका मिला, देश को जानने का मौका मिला, ऐसे सामान्य तौर पर नहीं मिलता। यानी कॉलेज के दिनों में हम आधे देश की कैपिटल्स को देख चुके थे, वहाँ की संस्कृति, रहन सहन और ये सब चीज़ें, पूरे प्रदेश को देख लिया। मैं लगभग 90 के दशक से पहले तक तो पूरे प्रदेश में रोडवेज की बसों से सफ़र कर चुका था विद्यार्थी परिषद के काम से। आज मैं भौगोलिक तौर से राजस्थान को जानता हूँ, सांस्कृतिक तौर पर जानता हूँ, तो उसमें विद्यार्थी परिषद का बड़ा योगदान है। फिर मुझे युवा मोर्चे में अवसर मिला, तो उस युवा राजनीति में उस ज़माने में स्ट्रगल था, संघर्ष था। कश्मीर का आंदोलन चलता था, राम जन्मभूमि का आंदोलन चलता था, विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगों का आंदोलन चलता था। तो ये आंदोलन की समझ और संघर्ष की जो प्रेरणा थी वो युवा मोर्चे के दिनों में मिली। पार्टी में आया तो मैं अपेक्षाकृत उम्र और अनुभव के हिसाब से परिपक्व हो चुका था, तो बहुत बड़े लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। जितने पार्टी के सब प्रमुख लोग हैं, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 2 दिन रहने का अवसर मिला। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, तमाम इस तरीके के बड़े लोग, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी, तो जितने बड़े लोग हैं पार्टी में काम करते करते उनके साथ सीखने का बहुत अवसर मिला। और आज विद्यार्थी परिषद से पार्टी का ये सफ़र मेरे लिए एक इस तरीके का जीवंत सफ़र है जो मतलब कभी पुस्तक का भी आकार ले सकता है। आपने भैरव सिंह जी का जिक्र किया, बाबू साहब के नाम से जाना जाता है। उपचुनाव में आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो वीडियो बड़ा चर्चा में रहा, लोगों ने उसको बहुत देखा। उपचुनाव का वक्त था और चुरू में जब सभा में वो उन्होंने आपकी सभा में उन्होंने संबोधित किया था, तो वो जो वाक्य था उन्होंने कहा था कि जो सतीश पूनिया का कोई साथ नहीं देगा वो पछताएगा। उससे जुड़ा वाक्य जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ। देखिए मैं संगठन का काम करता था जी, मैं उनके बहुत प्रशंसकों में भी, और या वो मुझ पर बहुत अनुराग करते होंगे ऐसा भी नहीं था, लेकिन उनकी एक खूबी थी जी, वो चुनाव के मसले में ये कहते थे कि टिकट तक तो कोई भी बात हो सकती है, विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन टिकट के बाद वो पार्टी का उम्मीदवार है जी, और इसलिए सबको पार्टी के साथ काम करना चाहिए। तो मेरे उस उपचुनाव में वो आए थे, लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा मैं जाऊँगा, और एक संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते मेरे से प्रेम भी करते थे, मुझे आशीर्वाद भी देते थे। और ये उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से कहीं न कहीं सरस्वती विराजती होगी कि वो आज के कथन को मैं देखता हूँ, कई बार लोग सोशल मीडिया पे चलाते हैं जी। चुनाव का ही प्रसंग था और उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा, जो वहाँ की जनता ने और मुझे भी उस बात ने बहुत इंस्पायर किया जी। तो वो स्टेटमेंट बेशक पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए उसके बहुत मायने जी। आपके लिए एक मैसेज और है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के शेर, कदावर नेता, सरल सौम्य और बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय श्री सतीश जी पूनिया के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर आपको शतायु बनाए और वो सारी सफलताएं दे जिससे राष्ट्र सेवा और राजस्थान के जनता का मसीहा बनने के लिए भविष्य में आप राज्य के प्रमुख के रूप में राज्य सिंहासन पे आरूढ़ हो। एक मैसेज और है। परम आदरणीय श्री सतीश जी पूनिया साहब और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सतीश जी
पूनिया जी का आज जन्मदिन है। मैं इस मौके पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजेश जी से जैसे डॉक्टर हंसराज जी थे, तो एक दोस्त के रूप में मैं जानना चाहूँगी कि क्या रहेगा एक जब आप कुछ नहीं होते, आप आज एक प्रदेश के अंदर लोकप्रिय नेता के रूप में आपकी छवि और आप हैं, और जब आप लोकप्रिय नहीं थे तो एक जो दोस्ती का रिश्ता होता है वो क्या वैसा ही बना रहता है? देखिए, मेरे जीवन का जो एक सुखद अनुभव है, और मैं नई पीढ़ी को भी मुझे लगता है कि ये बात समझनी चाहिए जी। जैसे अक्सर लोग, क्योंकि भौतिक युग है, उसमें पूंजी की, पैसे का जिक्र करते हैं कि इतने पैसे कमा लिए। मुझे लगता है कि लोग कमाने चाहिए। जी बिल्कुल। और लोग कौन? मित्र आपके, जी, जो आपके सुख दुख में साथ होते हैं। जी। ईश्वर ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, उसमें अनेक आशीर्वाद में ये बड़ा आशीर्वाद था कि मुझे विद्यार्थी काल से आज तक की इस यात्रा में जी बहुत नायाब दोस्त मिले, मित्र मिले, साथी मिले, शुभचिंतक मिले, समर्थक मिले। जी। और किसी भी ज़मीनी नेता की और हम जैसे साधारण परिवारों से आए हुए लोगों की ये सबसे बड़ी पूंजी है। तो आज जो कुछ हूँ, मैं ईश्वर का नाम ले सकता हूँ, गुरु का नाम ले सकता हूँ, माता पिता का नाम ले सकता हूँ, पर मैं आज जो कुछ हूँ मित्रों की बदौलत हूँ। तो इसलिए जीवन में ऐसे लोगों का साथ ये आपको हमेशा ताकत देता है। जी। अभी हाल ही में नगर चुनाव में जो टिकट वितरण हुए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस में तो विधायकों की चली और भाजपा में संगठन की चली। तो देखा गया टिकट वितरण के अंदर जो भाजपा का अग्रिम संगठन है ABVP, उनको, उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिली और ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिली है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? हमने विधायकों की राय का भी सम्मान किया है जी। लेकिन हो सकता है कोई मेरी लाइकिंग में नहीं हो, पर काबिल है। जी। तो संगठन में बरसों बरस काम करने वाले लोग जो इस योग्य होते हैं या इच्छा व्यक्त करते हैं और वो हमारे मापदंड पे खड़े हैं, तो हमने इतना ही किया है, वो चाहे विद्यार्थी परिषद का हो, चाहे युवा मोर्चे का हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, वो यदि काबिल है तो हमने उनको अवसर दिया है। इसलिए इन राजनीतिक चर्चाओं का कोई मायना नहीं है कि विधायकों की नहीं चली, संगठन की चली, लेकिन एक संतुलन जरूर था। कोशिश की कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। अब मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने 24 कैरेट सबको ही पूरा अवसर दे दिया, कुछ नाराज भी हैं, निराश भी हैं, क्योंकि आपको अवसर मिला, मुझे परेशानी होगी, मुझे मिला, आपको होगी, लेकिन कुल मिलाकर मैं संतुष्ट हूँ कि हमने कोशिश की, क्योंकि मुझे पता है कि किस किस तरीके से किस फैसले में क्या अवरोध था। हमारे यहाँ मतभेद तो होता है लेकिन मनभेद नहीं होता। फैसला हुआ, सामूहिक हुआ, सबसे चर्चा हुई। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे क्षेत्र के बारे में, इस कार्यकर्ता के बारे में, इस बोर्ड के बारे में ठीक से चर्चा नहीं हुई। हमारे अपने सोर्स थे, संगठन था, विचार था, सब लोगों से बात की। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये बात हो रही है कि टिकट तो स्वाभाविक है किसी एक को मिलना है, इतने सारे कार्यकर्ता होते हैं, तो ये जो बगावत करते हैं, धैर्य जो नहीं रहता, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और खासकर आज की पीढ़ी में धैर्य की थोड़ी कमी देखने को मिलती है। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं यदि एक शब्द में कोई कहे तो धैर्य के कारण हूँ मैं। बाकी मेरी योग्यताएं एक अलग चीज़ है, क्योंकि मैं इतना लंबा काम किया तो ऐसा संभव ही नहीं है कि मुझे उन परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ा हो। अपमान भी सहा, संघर्ष भी किया, तिरस्कार भी हुआ, उपेक्षा भी हुई, पर राजनीति का रास्ता तो इसी से निकलता है। नई पीढ़ी में उतावलापन है, वो अति महत्वाकांक्षी भी है, और ये ठीक है, राजनीति से जुड़ने का शौक है, जुड़ते हैं, लेकिन वो मन ही मन में कंडीशन पाल लेते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि बीजेपी मुझे ये जगह मिलेगी। उनको तो मेरी सीख यही है कि यदि धैर्य रखेंगे तो समय आने पर उनको निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपने राजस्थान की 170 से ज़्यादा विधानसभाएं आपने दौरे करे, उसके अलावा सभी 33 जिलों में आपके दौरे रहे, तो क्या आपको कभी नहीं लगा कि आपको आराम करना चाहिए? और एक बात जो राजनीतिक पंडित हमेशा आपके लिए कहते हैं कि आप हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। ये बात ठीक है, कह सकते हैं। मैं जुनूनी आदमी हूँ और जिम्मेवारी बड़ी थी और एक जज्बा था कि मैं क्योंकि बना और सरकार को भी साल भर नहीं हुआ था, लेकिन सरकार की गठन की जिस तरीके से शुरुआत हुई तो धीरे धीरे प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया अराजकता का भी। मुझे वापस से बीच का जो वैक्यूम था, शून्यता थी पार्टी की संगठनात्मक तौर पर, उस शून्यता को भी भरना था, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा को भी पूरा करना था और जनता की अपेक्षाओं को भी पूरा करना था। तो एक सामान्य बात कही जाती है कि
जो दिखता है वो बिकता है जी। और जो फिरेगा वही चरेगा, यानी सामान्य कहावत है जी। तो मूवमेंट या चलना, और मेरे ख्याल से जो थम गया वो कुछ नहीं। जी। तो जिंदगी में जीवन चलने का ही नाम है, जो चलता रहेगा वही जिंदा रहेगा। और राजनीति में खासतौर इस बात की महिमा है। मुझे कष्ट हुआ हालांकि, क्योंकि ये बात ठीक कही आपने कि लोगों को लगता होगा कि मेरी जो सक्रियता है, और कई इसको अति सक्रियता भी कहते हैं, और उससे लगता होगा कि मैं इलेक्शन मोड पे हूँ। मुझे लगता है होना ही चाहिए। मेरे जैसे लोगों के सामने जो चुनौती है, मुझे साबित करना है कि एक कार्यकर्ता जिसके पास कोई महलों की विरासत नहीं है, जिसका किसी पूंजीपति परिवार से कोई संबंध नहीं है, जो जाति की राजनीति नहीं करता हो, जिसको उसके संगठन ने इस रूप में तैयार किया हो, इन सब बातों का यदि प्रतिकार करना हो और साबित करना हो, तो मेरी भागदौड़, मेरी ऊर्जा, मेरी निरंतर सक्रियता और मेरा कर्म, ये उस चीज़ का जवाब है। इसलिए जो आपने कहा धैर्य के बाद में जो दूसरा बड़ा कारक है राजनीति में आदमी को जिंदा रहने का और अपने आप को साबित करने का, वो कर्म। और कर्म तभी होगा कि जब आप घूमेंगे। और मैं घूमा इतनी जल्दी, बहुत कम समय में पूरी कोशिश की, तो मुझे एक संतोष है कि मैं बहुत कार्यकर्ताओं के बीच में जा पाया, उनको भरोसा दिला पाया, जनता को भरोसा दिला पाया। पाक विस्थापितों ने सुसाइड की, कोई नहीं गया, मैं गया। टिड्डी का हमला हुआ, कोई नहीं गया, मैं गया। कोटा के जेके लोन में बच्चों की मौत हुई, मैं गया, और उस पर कोई प्लानिंग नहीं थी। रात को सोया, खबर दिखी, मन में थोड़ी वेदना हुई कि सरकार को जगाएं कैसे, तो मैं जाके खड़ा हो गया, उसका लाभ हुआ। मेरी अपनी पार्टी के लोगों ने 50 लाख रुपए दिए फिर जब मैं गया। आपने सांबर में जो पक्षियों की मृत्यु हो गई थी, उस मुद्दे को वो भी एक पक्ष था, वो भी मन में ही आया। उसमें कोई रणनीति और प्लानिंग या सियासत नहीं थी, लेकिन मन में ये था कि उस चीज़ को दुनिया देख रही है, और दुनिया ये देखेगी कि अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ऐसे पशु पक्षियों के प्रति भी उनका मानवता का दृष्टिकोण किया, और इसलिए हम लोग वहाँ जाके खड़े हुए। जितनी दुष्कर्म की, गैंगरेप की, इस तरीके के अपराधों की घटनाएं हुई, तो मैं कोरोना से बाहर निकल के उस डेमोन्स्ट्रेशन में जोखिम में डाल के इसीलिए गया। उसी दिन मेरा क्वारंटाइन पूरा हुआ और उसी दिन मैं चला गया, और मुझे पुलिस की धक्का मुक्की भी झेलनी पड़ी, कष्ट भी हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं को उससे मनोबल बनता है, उसको संदेश जाता है, मोटिवेशन होता है। आपने हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाया, उनका समाधान तत्परता से ढूंढने की कोशिश करी। जैसे देखने को मिला कि बम ब्लास्ट में भी जिस परिवार की मृत्यु हो गई थी, उनकी बेटी की शादी में भी आप शरीक हुए। तो ये जनहित के मुद्दों को तुरंत प्रभाव से उठाना, उनका तुरंत समाधान ढूंढना कैसे कर पाते हैं? मुझे लगता है ये ईश्वर का आशीर्वाद और नैसर्गिक सोच होती है, और वो धीरे धीरे विकसित भी होती है। ऊपर वाले ने जो आपको बुद्धि दी है, बुद्धि के साथ संस्कार आपको अर्जित करने होते हैं। मैंने जैसे बताया, परिवार से, संगठनों से ये संस्कार लिए। जो मैंने बात कही समाज के तौर पे कि राजनीति के लोगों को लोग देखते हैं, अनुसरण करते हैं। हम उनके सुख में और दुख में खड़े नहीं होंगे, तो उसको लोग काउंट करते हैं। और यही कारण है कि जयपुर के बम ब्लास्ट की घटना वो हृदय विदारक थी, और उसमें भी एक इस तरीके का वो दृश्य था, मंजर था, जिसमें किसी की जाति, धर्म, पंथ, मजहब नहीं था। तो जो बेटी थी वो मुस्लिम परिवार की थी। तो मुझे लगा इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। आप कोरोना को हरा के आप हमारे बीच आए, तो जो 1 महीने का आपका जो वक्त था, आप बिल्कुल मतलब सक्रिय रहने वाली व्यक्ति हैं, तो वो 1 महीना आपने कैसे बिताया? और उसके अलावा आपने, हालांकि हमने देखा है कि आपने संवाद भी किए वर्चुअल, तो वो 1 महीना आपका कैसा रहा घर में? शुरू के 2 दिन तो थोड़े अजीब से लगे, फिर मैंने अपने आप को कामों में अपने आप को संलग्न किया। और कोरोना के कारण, क्योंकि अब कार्य पद्धति बदली और डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म मंच बन गया जहां अपनी गतिविधियों का वर्चुअली चला सकते हैं, तो मैंने उसका भरपूर उपयोग किया। और कई बार तो 8-8 वीडियो कॉन्फ्रेंस की। तो मैं पार्टी के और लाखों कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहा, किसी न किसी बहाने, बूथ के अध्यक्षों से, पार्टी के मंडल से, ज़िलों से, अलग अलग तरीके के मोर्चों से। तो
मैं इन्वॉल्व होता चला गया तो इसलिए ये महसूस नहीं हुआ। बाकी जो सामान्य दिनचर्या होती थी, कुछ पढ़ने के लिखने के लिए कोई समय मिलता था, या जो अपने कुछ सामान्य शौक थे कि मुझे किशोर कुमार के गीत सुनने का शौक है, वो भी मैंने कोशिश की, जगदीश सिंह की गज़लें सुनी, तो थोड़ा बहुत अपना सुबह का जो सामान्य प्राणायाम और इस तरीके की जो चीज़ें थी वो की जी। तो समय का तो पता ही नहीं लगा कैसे निकला जी। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेवा ही संगठन आपकी पार्टी का कार्यक्रम था, उसको संबोधित किया था। उसमें राजस्थान भाजपा इकाई की सराहना की थी कार्यों की, तो उसे कैसे देखते हैं आप? हाँ, वो जीवन के कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको उसकी याद करके और आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, अपने आप के बारे में आपको लगता है कि आपने साबित किया है जी। तो लगभग वो वैसा ही क्षण था जैसे मैं प्रधानमंत्री जी से मिला जी। वो मुलाकात का क्षण था जी। लेकिन उनके सामने पूरा मंत्रिमंडल और पूरा देश देख रहा हो जी। तो जैसे परीक्षा देने के लिए जाते हुए बच्चे में जो एक थोड़ा सा नर्वसनेस होती है जी। और या दूसरे पक्ष में ये होता है कि नहीं मुझे साबित करना है जी। तो मैं उसी विरोधाभास में झूल रहा था जी। कभी तो लगता था कि पता नहीं कैसे कर पाऊंगा, क्या करूंगा, लेकिन मैंने तो ईश्वर को स्मरण किया और मुझे जो 8 मिनट का समय दिया उसमें डिलीवर करना था। संयोग से मुझे अवसर भी पहले मिला जी। और उस प्रेजेंटेशन के बाद मुझे पता लगा कि मैंने अच्छा किया जी। और प्रधानमंत्री जी ने जब सुना जी। तो राजस्थान में ये सत्य है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ा नायाब काम किया है। 1 करोड़ 90 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाना जी। 60 लाख लोगों तक सूखा राशन पहुंचाना जी। 50 करोड़ के लगभग पीएम केयर्स के लिए उनको सब कुछ करना और एक बड़ी संख्या में लोगों को, मजदूरों को इनको मदद करना जी। तो जो काम किया तो उससे एक ऊर्जा थी मन में, भरोसा था जी। कि जब हमने किया ही है तो वही तो बताना है। अच्छे से प्रेजेंट किया और प्रधानमंत्री जी ने जो एप्रिसिएशन किया वो तो बहुत अद्भुत था कि राजस्थान की इकाई के बारे में लोगों ने सुना, देखा कि उनको ताज्जुब भी हुआ कि राजस्थान की यूनिट ने इतना अच्छा काम किया। हमने देखा है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा जी, वो हमेशा आपको कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष के नाम से संबोधित करते हैं। तो क्या कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष ये शब्द आपको कितना ऊर्जा देता है और कितना मोटिवेट करता है? देखिए, वो वैसी सी बात है, स्कूल में जी बच्चा अच्छा परफॉर्म करे और टीचर उसको अप्रिशिएट करें जी। तो राजनीति में भी जी एक परिपाटी सी है कि गलत काम को कोई टोकता नहीं है और अच्छे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के इन संस्कारों की तारीफ करूंगा जी। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति भी कृतज्ञ हूं। हालांकि वो मुझे विद्यार्थी काल से और युवा मोर्चे के कालखंड में जानते हैं। वो विद्यार्थी परिषद से निकले, फिर युवा मोर्चे के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। तो वो जब बोलते हैं तो निश्चित रूप से एक ऊर्जा का संचार होता है। यूँ लगता है कि उन्होंने अपने जो काम है उसको अप्रिशिएट किया। आपके लिए एक मैसेज हमारे पास है और ख़ास मैसेज है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया एक व्यवहार कुशल और होनहार व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। व्यक्ति का पद पर पहुंचना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन पद को सुशोभित करना, पद को प्रमाणित करना और पद को सुयोग्य बनाना, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा अपनी धन है, संपत्ति है। मैं साधुवाद देता हूँ और उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो निरंतर आगे बढ़ते रहें, प्रगति के पथ पर चलते रहें। वो हमारी शान है। उनको देख करके, उनकी उन्नति और प्रगति और उनके स्वभाव को देख करके हमको ऐसा लगता है कि हमारा कहीं न कहीं एडवोकेट बैठा हुआ है। मैं फिर से उनके सुनहरे भविष्य की परमात्मा से कामना करता हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में, जो आप लोगों का रिश्ता है एक सियासत से हटके, एक जो दोस्ती कैसे शुरू हुई थी? और जी
इस तरीके के लोग जब उत्साहवर्धन करते हैं तो वो अपने आप में अद्भुत ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजनीति का व्यक्ति जी और मेरे जैसे अपेक्षाकृत कम उम्र के व्यक्ति के बारे में ऐसे विचार रखता है, तो ये भी मैंने देखा कि जब आप अच्छा करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो आपकी कीर्ति अपने आप फैलती है। उसमें ये जो आजकल चर्चा चलती है मैनेजमेंट की, उसकी आवश्यकता नहीं है। जी। अब इनसे मेरा बहुत इतना पुराना और कोई अंतरंग रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर मुझे देखा जी। कुछ बार मिलने के लिए भी आए जी। तो ऐसी प्रतिक्रिया देश में जिन लोगों के साथ हमने काम किया, जिन्होंने काम करते हुए देखा, तो स्वाभाविक तौर पर उनके अंदर की ये भावना बोलती है और मेरे लिए, मैं उस भावना का सम्मान भी करता हूँ और मेरे लिए वो भावना वास्तव में ऊर्जा का एक बड़ा सोर्स है। बात करते हैं नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आपने जयपुर और जोधपुर में 2 बड़ी रैलियां करी, उसके पीछे आपने क्या मैसेज देने की कोशिश की पूरे राजस्थान में, पूरे देश में? देखिए, नागरिकता संशोधन कानून एक बहुत पुरानी डिमांड थी जी। और विभाजन से पहले जो लोग इन देशों में रहे जी, उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ रहे, वो कुछ वहाँ रहे जी। वहाँ की नीतियों और कानूनों के कारण उनको बहुत प्रताड़ित होना पड़ता था। तो एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि अपने देश पे, अपनी माटी पे, जहाँ उनके पुरखे पैदा हुए वहाँ जाएं। पर ये कानूनी अड़चन थी और जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि का अनुच्छेद 370 का फैसला हुआ जी। वैसा ही एक क्रांतिकारी कदम था नागरिकता संशोधन कानून। भारत के जाए, भारत में रहें इज्जत और सम्मान के साथ जी। क्योंकि वहाँ जो सुनते थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जी। तो भारतवंशियों की वहाँ जो दुर्दशा थी, उनके साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार था, वो चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन कोई सरकार सुनती नहीं थी। जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के नेतृत्व में जी। एक क्रांतिकारी फैसला हुआ और उस फैसले से ऐसे लाखों विस्थापित परिवारों को इज्जत और मान सम्मान मिलने वाली थी। मुझे अफसोस हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने केवल सियासी अपने वोट बैंक के लिए और इस तरीके के बड़े फैसले को भी चुनौती दी, भ्रम फैलाने की कोशिश की। तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी थी कि हम एक जन जागरण करते और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और काफ़ी जगह हम लोगों ने एक सफलतापूर्वक संदेश देने में हम लोग कामयाब हुए। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार भी बिल लेके आई है और अब राजस्थान सरकार भी लाने वाली है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे ताजुब होता है। वैसे तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को एक ये यू टर्न पार्टी बना लेनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि ये उनके 2019 के घोषणा पत्र में जी। ये उनकी अपनी सरकारों के अलग अलग, जब उनकी सरकारें थी हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जी। उन सरकारों के दौरान इन कानूनों का उन्होंने एजेंडा में भी उल्लेख किया और उस पर काम भी किया। उदाहरण के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम हरियाणा में हुआ हुड्डा की सरकार में। कमलनाथ की जो कमेटी थी उसमें इन्हीं बिंदुओं पर उसने रिकमेंडेशंस करी। कमलनाथ कांग्रेस के ही नेता है जी। और 2019 के उस मैनिफेस्टो में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फोटो छपी है जी। अब समस्या ये है कि उनको एकदम से यू टर्न की आवश्यकता क्या पड़ी। तो मैं तो एक ही बात समझ पाया जी। कि कांग्रेस नहीं चाहती कि देश के किसानों का भला हो। वो अंग्रेजों की नीयत से काम करती है, वो जातियों में बांटती है, भ्रम फैलाती है। इन तीनों कृषि कानूनों से, विधेयकों से एक सामान्य सी बात है, मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूँ तो किसान जी। अपनी उपज को देश में अच्छे दामों पर कहीं भी बेचे, किसको ऐतराज होना चाहिए। एमएसपी के बारे में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी थी, है और रहेगी जी। मंडियों के बारे में कहा कि मंडियां रहेंगी। तो फिर गतिरोध कहाँ है? भारत के किसान परंपरागत खेती करते थे, क्या भारत का किसान उन्नत खेती नहीं कर सकता? क्या नवाचार नहीं कर सकता? जी। सामान्य चीज़ें थी कि एफपीओ बनेंगे जी। एफपीओ के माध्यम से उसको बहुत सारी तकनीकी समझ में आएगी, उसकी फसल को वो स्टोर कर सकेगा और जब मौका आएगा तो ऊंचे दामों पर बेच सकेगा जी। तो सामान्य प्रावधान है, उनका विरोध करना सहकारी संघवाद का भी विरोध है जी। इस तरीके के प्रगतिशील कानून का भी विरोध है। और ये विरोध है, ये सिर्फ दिखावटी है जी। पॉलिटिकल माइलेज के लिए है जी। और राजस्थान में जो विरोध है
वो सिर्फ सोनिया गांधी की मुख्यमंत्री की चरण वंदना करने का ये एक उपक्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कि उनको वही काम करना है जिससे सोनिया गांधी खुश होती है। अभी वो भूल जाते हैं कि ये सोनिया गांधी की कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, वाड्रा की, प्रियंका की, राहुल गांधी की कांग्रेस है, जिसको महात्मा गांधी की नीतियों से, स्वावलंबन से, खेती की आज़ादी से, उससे कोई सरोकार नहीं। जी, अभी देखने को मिला कि एक समाचार पत्र ने एक सर्वे किया था, उसमें सर्वे में ये था कि ज़्यादातर किसान जो सड़कों पे आ गए, उन्हें यही नहीं पता कि इस कानून के अंदर क्या है जिसका विरोध कर रहे हैं। तो एक तो बात ये है कि क्या आपकी पार्टी भाजपा ऐसा नहीं है कि पूरे देश में किसानों को समझाया जाए कि इस कानून के अंदर उनके हित में क्या है, उनके और अहित में क्या है? जो विरोध हमने पंजाब में और हरियाणा में भी देखा है कि सड़कों पर आए थे किसान, तो क्या उनको भ्रमित किया जा रहा है? तो एक पार्टी का दायित्व नहीं है कि उनको समझाया जाए? देखिए, प्रायोजित विरोध है और ये जाहिर हो गया। जी, ये बात भी ठीक है कि किसानों को शुरू में ये पता नहीं था कि इस बिल का, जैसे कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जी, उनको लगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो भी बड़ी कंपनी है, बड़ा ठेकेदार है, बड़ा व्यक्ति, पूंजीपति उनकी ज़मीन पर कब्जा लेगा। ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि मेरी अपनी ज़मीन, मेरी इच्छा है कि मेरी ज़मीन में यदि टमाटर अच्छे होते हैं, रिलायंस उस पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मुझे तो मुनाफा ही मिलेगा, तो जोखिम भी उनका है। ये भ्रम धीरे धीरे खत्म हुआ है। आप देख रहे हैं पूरे देश में हरियाणा और पंजाब, दो प्रदेशों में बहुत मुखर विरोध है और वो मुखर विरोध भी प्रायोजित ही था। और इसलिए राजस्थान में केवल 2 जिलों में एक आंशिक सा था। कहीं आपको उदयपुर के किसान ने नहीं देखा होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का नहीं देखा होगा, कोटा के किसान को आपने नहीं देखा होगा। वो जो 2 जिलों में था वो भी प्रायोजित था। उसका भी कारण थोड़ा अलग है। वहाँ जो हमारे जो आड़ती होते हैं उनका किसान की एक बॉन्डिंग है, वो एक परंपरागत व्यवस्था है। तो किसानों को लगता था कि हमारी ये व्यवस्था में व्यवधान आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वो धीरे धीरे जब क्लैरिटी हुई तो ये आंदोलन भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जी, राजस्थान के सीएम ने जो पिछले दिनों जो भी सियासी ड्रामा रहा है, तो उस वक्त जो सचिन पायलट के लिए जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, और चाहे हम बात करें कि राजभवन के घेराव के वक्त में अमर्यादित शब्दों का जो इस्तेमाल किया था, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है? और हमने भी, मीडिया ने भी, सबने पहली बार देखा अशोक गहलोत जी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। हाँ, एक ताज्जुब था, आश्चर्य था कि इतने परिपक्व नेता हैं जी, और वो परिस्थितियों से विचलित हुए। जी, पार्टियों के भीतर विरोध, सरकारों का विरोध, ये इस लोकतंत्र में होता है। जी, नाराजगी भी होती है जी, लेकिन और उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन है। इतना बड़ा राजनीतिक जीवन के बाद जी, और इस तरीके की प्रतिक्रिया मेरे लिए आश्चर्यजनक थी, और वो भी अपनी पार्टी के पीसीसी चीफ के लिए। जी, तो आश्चर्यजनक थी, नहीं होना चाहिए। जो पिछले दिनों सियासी ड्रामा रहा, उसकी वजह से जो राजस्थान का प्रदेश का जो विकास है वो कितना प्रभावित हुआ, आप क्या मानते हैं? नहीं, विकास तो ये पहले भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बात का इनके पास कोई तर्क नहीं था जी, कि कोई भी सरकार जो लोक कल्याण का वादा करती है और वो 2 महीने बाड़े में बंद रहे जी, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कोई आपकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, आपकी अपनी पार्टी टूट रही है और आप होटलों में कैद हैं। जी, तो एक सरकार के जो कामकाज का जो प्राइम टाइम था वो तो आपने होटल की कैद में बिता दिया। आपके पास पूरा मैंडेट नहीं था, आपकी जुगाड़ की सरकार है। आपने बीएसपी को जुटाया, आपने कुछ इंडिपेंडेंट्स को जुटाया, तो केवल आपने जुगाड़ से सरकार बनाई। आपने जो बातें कही उसको आपने लागू ही नहीं किया। उदाहरण के तौर पे आपने कहा 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे जी, 20 महीने हो गए संपूर्ण कर्जा माफी की बात की। आपकी सल्तनत में सैकड़ों किसानों ने केवल इसलिए आत्महत्या कर दी कि उनका कर्जा नहीं चुकाया गया। तो ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी और हर फ्रंट पे फेल है। जो चीज़ें कही गई, चाहे वो आर्थिक प्रबंधन है, चाहे कोरोना का कुप्रबंधन है, चाहे ग्रामीण विकास है, चाहे खेती है, चाहे बेरोजगार है, कुल मिलाकर प्रदेश की जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है और सरकार कुछ कर नहीं पाई, हर पैरामीटर पे फेल हुई।
अशोक गहलोत जी को राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाते और उसके अलावा उनके जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनकी कार्यप्रणाली को आप कितना नंबर देंगे अभी तक और उसका कैसे आकलन करते हैं? राजस्थान की सरकार किसी ज़माने में जैसे जिम्बाब्वे की क्रिकेट की टीम होती थी, सी कैटेगरी की, जिसको न खेलना आता था न टिकना आता था, खाली वो उपस्थिति थी। तो इस सरकार की भी स्थिति यही है कि वो भी अपनी चमक खो चुके, अशोक गहलोत जी भी, जैसे खिलाड़ी का एक जीवन होता है, वो भी अपनी चमक खो चुके। और टीम के नाते ये उनके साथ अनफॉर्चुनेट है कि उनके साथ में जो उनके इस तरीके के सैनिक जो है मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, या तो उम्र दराज हैं और या बिल्कुल नौसिखिए हैं जी। लेकिन इसके बावजूद भी उम्र दराज हैं, उनका भी कमिटमेंट नहीं दिखता, नौसिखिए हैं, उनका भी कमिटमेंट नहीं दिखता, न पॉलिटिक्स के प्रति, न पार्टी के प्रति, न जनता के प्रति। तो ये अशोक गहलोत जी के साथ अनफॉर्चुनेट है कि उनको एक अच्छा मंत्रिमंडल नहीं मिला और वो खुद भी अपनी चमक खो चुके। आप संघ पृष्ठभूमि से हैं, आपको खाटी संघी कहा जाता है, तो ऐसे में 2023 के अंदर क्या आला कमान जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो 2023 में राजस्थान का नेतृत्व हरियाणा की तरह एक्सपेरिमेंट कर सकता है? देखिए, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे पार्टी ने जब जो जिम्मेवारी दी मैंने उसको पूरा किया है, और राजनीति में ऐसी चर्चाएं चलती हैं, आधार के भी बिना आधार के भी। लेकिन मेरा जो फोकस है और मेरी जो इच्छा है कि राजस्थान में एक परिपाटी चल पड़ी कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो गलती करेंगे हम गलती करेंगे वो आ जाएंगे, हम गलती करेंगे वो आ जाएंगे। मुझे लगता है कि राजस्थान में हमारी सत्ता गई तो वो हमारी अपनी कमजोरियों के कारण गई। उनमें खूबी नहीं थी, हमारी कुछ अंदरूनी कमजोरियां थी, कुछ हमारी तैयारी में, कुछ हमारी योजना में कहीं ना कहीं कमी रही। और इसलिए अब मैंने ये तय किया, मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी इतनी, लोग मुझसे पूछते थे इतनी बड़ी पार्टी तो अब क्या बाकी रह गया जी। केंद्र में सरकार है, संसद में 25 सीटें आपकी, आप जीते हो, बहुत ग्रास रूट से आप लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, पंचायतों से होते होते विधानसभा में भी आपकी एक बड़ी संख्या रहती है। तो मेरे मन का जो पहला भाव अध्यक्ष बनने के बाद, जैसे आपने पूछा चुनौती क्या है, तो मैंने ये तय किया है कि मैं इस धारणा को तोड़ूंगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को अभेद्य पार्टी बनाऊंगा, अजय पार्टी बनाऊंगा। यही कार्यकर्ताओं को संदेश भी देता हूँ और ये मेरा कमिटमेंट है जी। पार्टी मुझे क्या बनाती है, कब बनाती है, कैसे बनाती है, ये पार्टी को फैसला करना है। और इसलिए मैंने अपने संगठन पे, पार्टी पे, उन पर छोड़ा है। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेवारी देगी मैं पूरी मजबूती से उस पर काम करूँगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आपने लंदन में गए थे, आप प्रवासी राजधानियों के सम्मेलन के अंदर, तो वहाँ पर देखने को मिला कि आप लंदन के अंदर संघ के कार्यालय में भी गए और उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो स्मारक है जहाँ उन्होंने पढ़ाई करी वहाँ भी गए, तो आपने क्या महसूस किया और उसके अलावा प्रवासी राजस्थानियों को पार्टी से जोड़ने का कैसा कार्य किया? देखिए, लंदन की यात्रा वहाँ के राजस्थान एसोसिएशन के निमंत्रण पे गया था और प्रवासी राजस्थानियों से, क्योंकि एक उत्कंठा थी कि भारत के लोग बाहर कैसे काम करते हैं, राजस्थान के लोगों की बाहर में उपस्थिति कैसी है। मुझे अच्छा लगा कि लंदन में, इंग्लैंड में भारत के और ख़ासतौर पर राजस्थानियों की एक अच्छी दमदार उपस्थिति। मैं वहाँ के सांसद बॉब ब्लैकमैन से मिला, बाकी जितने और लोग थे राजस्थानी उनसे भी मिला। मैं केवल पर्यटन के लिए नहीं गया था, किसी काम मकसद से गया था, इसलिए मैं महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे भी गया, मैं अंबेडकर जी के उस स्थान पे गया जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, जहाँ निवास किया। मैं उस जगह भी गया जहाँ कैक्सटन हॉल पर जहाँ उधम सिंह ने गोली मारी। तो ऐसे कुछ ये स्मारक हैं हमारे कि जिन पर जाकर अपने आप में एक ऊर्जा वहाँ पर मिलती है, एक संदेश भी जाता है जी। राजस्थान क्योंकि बड़ा प्रदेश है और आज प्रवासी राजस्थानी दुनिया के हर हिस्से में, तो मेरी इच्छा है कि यहाँ के सामाजिक और बाकी क्रियाकलापों में उनका योगदान हो। सामाजिक तौर पर भी वो करते भी हैं, लेकिन वो थोड़ा और करें जी। वो विदेश में हैं, वहाँ काम करते हैं, लेकिन देश को भी नहीं भूलें। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि लोगों का मन अब स्वदेश की तरफ हुआ, कामकाज के लिए, उद्योग धंधों के लिए। तो एक मंशा यही है कि जैसे पर्यटन एक बड़ा सेक्टर है, तो वो उनमें से कुछ लोग पर्यटन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, माइनिंग एक बड़ा सेक्टर है, खेती में कुछ नवाचार वो कर सकते हैं। तो
कुल मिलाकर जो प्रवासी लोग हैं राजस्थान में उनका आर्थिक सामाजिक तौर पर योगदान हो, ये मेरी मंशा थी और यही बात मैंने की। आपके लिए राजनीतिक पंडित और विश्लेषक कहते हैं कि आप एक लो प्रोफाइल नेता के रूप में आपकी छवि है, और देखा गया है कि आपने एक ही जाति नहीं, राजस्थान की सभी 36 कौम की जातियों को साथ लेके चल रहे हैं, सभी वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं, तो आपकी एक सर्वमान्य नेता की एक छवि उभर के आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बाहर से लो प्रोफाइल हूँ और अंदर से हाई प्रोफाइल हूँ, और इस मिश्रण के साथ ही काम करता हूँ कि मैंने कहा कि मुझे बैटिंग करनी है और मैं बेहतरीन कैसे कर सकता हूँ, और जो संस्कार थे उन्होंने ये इजाज़त दी है कि हम सब समाज को साथ लेके चलें। मैंने कोशिश की और मैं सफल भी हुआ। मैं एक जाति विशेष से हूँ, लेकिन मेरी पहचान एक पूरे समाज की है। मैं अपनी जाति के स्वाभिमान को भी याद रखता हूँ, उनके भी सामाजिक तौर पर जो भला कर सकता हूँ वो करता हूँ, लेकिन मेरे लिए मुझे जो किसी बुजुर्ग ने और मेरी पार्टी के या संगठन के जो किसी सीनियर ने सीख दी थी, वो ये था कि एक जाति का नेता बनना आसान है, सब जाति को साथ लेकर नेता बनना मुश्किल है, और मैंने मुश्किल रास्ता चुना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया इसके लिए। नमस्कार। जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राजस्थान की टीम को। प्रदीप पूनिया को मैंने खड़ा किया है और मैंने इनको जिताने की जिम्मेदारी